बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 शुरू कर रहे हैं, जो कि सिग्नल्स एंड सिस्टम्स की बुक से है। मिस्टर ओपनहाइम की बुक है और इसके लिए एक स्टूडेंट ने फरमाइश की है। तो टॉपिक इसमें यह है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल बाय इट्स सैंपल्स, और इसको सैम्पलिंग थ्योरम भी कहा जाता है। आइए देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो वो देना चाह रहा है वो ये है कि अगर फर्ज करें ये 3 सिग्नल्स हैं, X1, X2, X3, 3 सिग्नल्स हैं, तो इनके जो सैम्पलिंग पॉइंट्स है, अब हमने यहाँ पे सैंपल लिया तो जो वैल्यू है वो वैल्यू इसके लिए भी है, दूसरे के लिए भी है, तीसरे के लिए भी। इसी तरह इस पॉइंट पे अगर हम सैंपल ले रहे हैं तो वही वैल्यू इन तीनों सिग्नल्स के लिए है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि X1 एट एनी पॉइंट के टी जो है वो 1t या 2t या -2t, इसी तरह बराबर है x2t के, और इसी तरह x3 kt के बराबर है। तो इससे हम क्या नतीजा निकाल सकते हैं कि अगर हमें सिर्फ सैंपल्स के वैल्यू गिवन हो तो हम इस सिग्नल को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज एक ही वैल्यू 3 डिफरेंट सिग्नल्स के लिए भी सेम है। तो ये आगे इसका हल ये बता रहा है कि द सिग्नल इज बैंड लिमिटेड। फर्ज करें कि हमारा जो सिग्नल है वो बैंड लिमिटेड है, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम 3 किलोहर्ट्ज है। एंड इफ द सैंपल्स आर टेकन सफिशिएंटली क्लोज टुगेदर, तो अगर हम सैंपल्स कम से कम दुगना ले लें, यानी 6 किलोहर्ट्ज या इससे ज़्यादा अगर हम सैंपल लेंगे, तो फिर उस सिग्नल को हम इजीली रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। यही सैम्पलिंग थ्योरम है, और आसान ज़बान में मैं ये इस तरह से मैं समझता हूँ, अपने आप को समझाता हूँ कि अगर फर्ज करें ये एक सिग्नल है जो जिसकी फ्रिक्वेंसी है 1 हर्ट्ज, तो इसमें हम 2 सैंपल अगर ले लेते हैं, कम से कम 2 सैंपल, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो इसको हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जब यानी यहाँ से हम आप यहाँ पे चले आए, यहाँ से हम इधर लेकर आ गए, यहाँ बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं होगा, लेकिन हमें आइडिया हो जाएगा कि ये यही सिग्नल है। तो ये इस थ्योरम के हम आगे इसको इसके ऊपर मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो ये जस्ट इसका ये है। अब आइए कि हम सैम्पलिंग करते कैसे हैं। देखिए, ये एक सिग्नल है xt जो कि हम यहाँ से दे रहे हैं, और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम उसको कहते हैं इम्पल्स ट्रेन, यानी बहुत सारे इम्पल्सेस हैं, इनके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई के यहाँ पे ये है कि जैसा ये जो है इस पॉइंट का सैंपल लेगा, फिर ये इस पॉइंट का सैंपल लेगा, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये सैंपल्स हम अगर कलेक्ट कर लेंगे तो इससे फिर हम आगे देखेंगे कैसे हम सिग्नल को एक्चुअली कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो XPT यानी ये जो आउटपुट है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ XT जो ओरिजिनल सिग्नल है और इम्पल्स ट्रेन, इसको मल्टीप्लाई करके जो सिग्नल मिलता है उसको हम XPT कहेंगे। अच्छा, एक अच्छी चीज इसमें और है कि द पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन, इसका नाम PT है, इज रेफर्ड टू एज सैम्पलिंग फंक्शन। सैम्पलिंग फंक्शन कहा जाता है। उसके बाद द पीरियड T इज द सैम्पलिंग पीरियड। अब इसकी जो पीरियड T है, एक से एक सैंपल और दूसरे के दरमियान, तो इसको सैम्पलिंग पीरियड कहा जाता है। एंड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ PT इज, अगर हम इन टर्म्स ऑफ ओमेगा लिखें तो हमें ये पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू 2πf या 2π/t। तो ये इसको हम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी कहेंगे इन रेडियंस पर सेकेंड, ये होगा। अच्छा, और ये जो पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन है, इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि इट इज इम्पल्स समेशन ऑफ ऑल द इम्पल्सेस जो कि शिफ्ट हो रहा है, यानी एक इम्पल्स लिए फिर ये शिफ्ट होकर इधर आ गया, फिर शिफ्ट हुआ, फिर शिफ्ट हुआ। तो इन तमाम इम्पल्सेस के समेशन जो है फ्रॉम -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, तो इसको हम कहेंगे कि ये पीरियोडिक सैम्पलिंग सिग्नल है।
अच्छा, एक और चीज़ आप यहाँ से समझने की कोशिश करें। ये सेक्शन 1.42 में दिया हुआ है कि मल्टीप्लाइंग एक्स टी, जब ये एक्स टी हमारा सिग्नल है, बाई अ यूनिट इम्पल्स, यानी सिर्फ एक यूनिट इम्पल्स से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यानी एक्स टी मल्टीप्लाइड बाई ये यूनिट इम्पल्स, ये यूनिट इम्पल्स कहाँ पे है, एट टी इज इक्वल टू 0 पे है ये। तो इसके साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमें रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा कि ये जहाँ पे टच कर रहा है इतना सा चोंच ये आएगा। तो ये जो रेड कलर में जो मैंने शो किया है ये, तो इसको हम कहेंगे एक्स पी एट टी इज इक्वल टू 0, और ये बराबर होगा इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन एट टी इज इक्वल टू 0, यानी एक्स टी इज इक्वल टू 0 पे और डेल्टा शिफ्टेड टू टी इज इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू आएगा। तो ये ड्यू टू सिंगल इम्पल्स हम इस तरह से लिख सकते हैं आउटपुट को। अब इसी को हम आगे बढ़ाएंगे कि ये पीटी का हमने देखा था पिछले स्लाइड में, ये हमारा इक्वेशन है कंस्ट्रेन के, और जैसे ये हमने सिंगल के लिए हमने कहा था कि ये फॉर्मूला है। तो अगर बहुत सारे सैंपल हैं यानी टोटल जैसे ये ऑल सैंपल्स, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, उसको भी हम अब समेशन ले लेंगे और एक्स टी 0 की जगह अब एक्स एन टी लिख लेंगे, क्योंकि एन कैन बी 1 टी 2 टी 3 टी एनी टी, और इसी तरह डेल्टा टी माइनस टी 0 की जगह पे भी एन टी लिख लेंगे। तो ये हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट इक्वेशन आ गया 7.3। इसके ज़रिए से हम ये आउटपुट सिग्नल जिसको एक्स पी टी हम कह रहे हैं उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, एक प्रॉपर्टी आपने जहन में रखना है कि जब हम दो सिग्नल्स को कन्वोल्यूट करते हैं, उम्मीद है आपको ये पता है कि ये जो साइन है ये कन्वोल्यूट है, तो टाइम डोमेन में जब आप सिग्नल को कन्वोल्यूट करते हैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसको मल्टीप्लाई करते हैं, और इसका उल्टा अगर टाइम डोमेन में आप मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसके कन्वोल्यूट करते हैं ये, लेकिन उसके साथ एक 1/2 टर्म्स को ऐड करना होगा। तो ये चीज़ ध्यान में रहे, हम आगे इसको यूज़ करेंगे। अच्छा, अब ये हमारा सिग्नल था जी। अब हमने ये देख लिया था पिछले स्लाइड में 7.3 में कि एक्स पी टी आ गया। अब यहाँ से देखिए कि ये मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी जो हम ये 4.5 में है, इसको हम मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी भी कहते हैं या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन भी कहते हैं। तो उसमें ये जो बात अभी हमने डिस्कस की है वही बात कह रहा है कि अगर एक सिग्नल जिसका नाम आर है और वो बनता है एस टी और पी टी को मल्टीप्लाई करके इन टाइम डोमेन में, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में इस आर को हम आर जे कहेंगे, और जैसे हमने पिछले में देखा कि इट हैज़ टू बी 1/2 एस जे थीटा कन्वोल्यूशन पी जे थीटा। तो ये कन्वोल्यूटेड फ्रीक्वेंसी है। अब इसी को हम अपने सिग्नल में अप्लाई करेंगे कि हमारा सिग्नल एस टी नहीं है बल्कि एक्स टी है। ये फॉर्मूला एक्चुअली यहाँ पे अप्लाई कर रहा है। तब हमारे सिग्नल में एक्स टी और पी टी है, तो हमारा आउटपुट या फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये फॉर्मूला आ जाएगा, यानी एक्स पी जी ओमेगा 1/2 एक्स जे थीटा कन्वोल्यूशन पी जे थीटा। अच्छा, अब बुक में ये मेथड नहीं फॉलो कर रहा, ये इंटीग्रल मेथड, इसी का इंटीग्रल जब आप लेंगे या इसको कन्वोल्यूशन को इंटीग्रल फॉर्म में लिखेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। लेकिन मुझे ये ज़्यादा आसान लगा, ये मैंने चैट जीपीटी से ये हेल्प लिया, तो मैं तो इसको लेके चलूँगा। अच्छा, हम यहाँ पे थे। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी देखना है, एग्जाम्पल 4.8 में ये एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर एक एक्स टी सिग्नल है, वो भी इम्पल्स के फॉर्म में है, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ अ पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन है, उसको जब आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करेंगे इस सिग्नल को, तो क्या होगा, हमने जैसे उसमें देखा कि एक तो वो 2π/t से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और दूसरे ये गैप कितना हो जाएगा, 2πt हो जाएगा। तो यहाँ से ये टाइम डोमेन में है, इसको हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं।
और इसको हम लिख सकते हैं कि एक्स जे ओमेगा इज 2 पाई/टी समेशन ऑफ डेल्टा ओमेगा माइनस दिस, क्योंकि हम इतना शिफ्ट कर रहे हैं, के कुड बी 1, के कुड बी 2, के कुड बी 3। अब एग्जैक्टली इसी चीज़ को अगर हम अपने सिग्नल में इस्तेमाल करें, अब हमारा इम्पल्स ट्रेन ये है जिसको हम पीटी कह रहे हैं, यहाँ तो एक्सटी लिया, हमारा जो इम्पल्स ट्रेन है उसको हम पीटी कह रहे हैं। तो पीटी को भी जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम एग्जैक्टली सिमिलर इस तरह से हम लिख सकते हैं कि जो 2 पाई समेशन डेल्टा ओमेगा माइनस 2 पाई/टी। तो ये हमारा पी इन फ्रीक्वेंसी डोमेन आ गया, यानी पी जे ओमेगा आ गया। और इसके साथ एक और भी चीज़ है कि जो ओमेगा जो इसके सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है वो 2 पाई/एफ या 2 पाई/टी होता है। तो हम यहाँ पे 2 पाई/टी के जगह पे ओमेगा एक्स लिख देंगे, तो हमारा ये फॉर्मूला आ जाएगा -k/s ओमेगा s। 7.5 ये इक्वेशन। अब इसको हम लेके आगे चलेंगे। तो हमारा 7.4 इक्वेशन ये था जिसमें हमने गिवन सिग्नल जो है एक्स सिग्नल को हमने ये किया, और ये जो हमारे इम्पल्स ट्रेन है उसको हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब अगर हम 7.5 को इस पे पुट कर दें पी जे ओमेगा की जगह पे, तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा। अच्छा, अब एक चीज़ और यहाँ से आप देखिए कि एक्स बाहर है, समेशन के अंदर ये दूसरे टर्म है, तो एक फॉर्मूला यहाँ पे जो है जिसको हम अप्लाई करेंगे कि अगर ए कन्वोल्यूशन ऑफ समथिंग इन समेशन है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि समेशन ए कन्वोल्यूशन बी। तो हम वही चीज़ यहाँ पे करेंगे कि ये हमारा जो है इसको भी हम समेशन के अंदर लेकर आ जाएंगे। तो यहाँ से 2 पाई/टी को बाहर निकाल लिया, समेशन के अंदर एक्स जे को भी लेकर आ गए, और ये हमारा जो है डब्ल्यू वाला ये टर्म आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे हम ये 2 पाई कट गया, ये टी रह गया, और ये टर्म इसी तरह रहा। अब एक चीज़ और कि जब कन्वोल्यूशन ऑफ अ सिग्नल विद अ शिफ्टेड इम्पल्स सिंपली शिफ्ट द सिग्नल, यानी अगर एक सिग्नल है उसको शिफ्टेड इम्पल्स के साथ कन्वोल्यूट कर रहे हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा, यही सिग्नल या यही वैल्यू सिर्फ ये शिफ्ट हो जाएगा, यानी टी के जगह पे t-0 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे भी हम यही चीज़ अप्लाई करेंगे। देखिए ये हमारा एक्स ये थीटा है, तो यहाँ से हमारा क्या रिजल्ट आ जाएगा कि एक्स और ये जे ओमेगा की जगह ओमेगा माइनस के ओमेगा, तो ये हमारा इक्वेशन 7.6 आ गया है यहाँ से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दैट इज एक्स पी जे ओमेगा इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ ओमेगा consisting of superposition of shifted replicas at xj omega scaled by 1/t। तो ये 1/t से स्केल हो गया एज इलस्ट्रेटेड इन फिगर। तो अब ये हम आगे देखेंगे फिगर। अब जो फिगर की बात कर रहे हैं तो वो ये फिगर है, ये हमारा मेन सिग्नल है इस फ्रीक्वेंसी डोमेन में। हम फर्ज करते हैं कि ये उसकी शक्ल है, ये शेप है, और ये जो हमारा सैम्पलिंग का जो पी उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में इस तरह से आ गया पी जे ओमेगा। तो अब जब हम इनको कन्वोल्यूट करेंगे तो ये जैसे हमें रिजल्ट आया कि ये होना चाहिए, तो इसको कैसे शो करेंगे, तो उसका तरीका ये है कि इस सिग्नल को इसके ऊपर माउंट कर देंगे, हर एक के ऊपर। कोई भी सिग्नल हर एक के ऊपर हमने माउंट कर दिया। अब यहाँ पे एक दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ कि ओमेगा एस हैज़ टू बी ग्रेटर देन 2 ओमेगा एम। तो ये मैं इसको आगे भी डिस्कस करूँगा, सिर्फ आप पॉइंट का भी नोट कर लें कि ये सिग्नल की फ्रिक्वेंसी है ओमेगा एम। जैसे हमने पिछले एग्जांपल में लिया था कि 3 किलो हर्ट्ज, तो ये सब में 3 किलो हर्ट्ज तक है। और ये हमारे सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी है
6 किलो हर्ट्ज हमने कहा था, मोर देन 6 किलो हर्ट्ज होना चाहिए, वो ये है। और ये पॉइंट अब कितना है कि ओमेगा एस से ओमेगा एम माइनस कर देंगे तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, यानी ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम। दैट इज एक्सपीजे इज ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ ओमेगा। अब इसकी बात हो रही है, ये पीरियोडिक फंक्शन ऑफ ओमेगा है, कंसिस्टिंग ऑफ ए सुपरपोजिशन ऑफ शिफ्टेड रेप्लिकाज ऑफ एसजे। तो ये इस फंक्शन की रेप्लिका है, हर एक के ऊपर हमने डाल दिया है, और ये स्केल्ड बाय 1/t, यानी इसकी वैल्यू 1/t से कम रिड्यूस कर दिया गया है। तो ये आ गया हमारा फिगर। अब जैसे मैंने बताया कि ये इस सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा एम है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी वो हम ओमेगा एस कह रहे हैं। अब जो चीज़ मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि ये कंडीशन कि ओमेगा एस हैज़ टू बी ग्रेटर देन 2 ओमेगा एम। अब ये देखिए ओमेगा एम आ गया, और ये ओमेगा एम, और यहाँ से यहाँ तक ओमेगा एस। तो ओमेगा एस इस ओमेगा एम प्लस इस ओमेगा एम से बड़ा होना चाहिए, यानी ओमेगा एस हैज़ टू बी ग्रेटर देन 2 ओमेगा एम। तभी हम इस सिग्नल को रिकवर कर पाएंगे। अगर ये ना हो तो क्या होगा, ये यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे देखिए कि सिग्नल ये ओमेगा एम आ गया, ये भी ओमेगा एम, लेकिन हमारा ओमेगा एस इन दोनों के समेशन से छोटा है। ओमेगा एस इज लेस देन 2 ओमेगा एम, तो ये सिग्नल कट जाएगा, रिप्रोड्यूस नहीं होगा। इसको एलियासिंग कहते हैं, हम आगे इसको देखेंगे। तो ये दो चीज़ें आपने जहन में रखी। अच्छा, सैम्पलिंग थियोरम को अलग से डिफाइन किया बुक में, वो कुछ इस तरह से वो कह रहा है कि लेट एक्स टी बी ए बैंड लिमिटेड सिग्नल with x j omega is equal to 0 for omega is greater than omega m। कहने का मतलब ये है कि अगर ये हमारा ओमेगा एम है, जैसे हमने कहा था कि ये 3 किलो हर्ट्ज है, तो हमारे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जब 3 किलो हर्ट्ज से आगे जाए, यानी सिग्नल फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन ओमेगा एम, तो सिग्नल 0 होना चाहिए। यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 है, वो चीज़ ये कह रहा है यहाँ। अच्छा, उसके बाद then xt is uniquely determined by its samples, जबकि ओमेगा एस ग्रेटर देन 2m होगा, और ओमेगा एस जो है 2π/t है। तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर इस तरह से है तो फिर ये हम इसको रिकवर कर सकते हैं इजीली। गिवन द सैंपल्स वी कैन रिकंस्ट्रक्ट xt by generating a periodic impulse train। तो इस तरह इम्पल्स ट्रेन के जरिए जनरेट करके हम इसको फिर रिकवर कर सकेंगे। और रिकवर कैसे करेंगे कि हम एक आइडियल लो पास फिल्टर लगा देंगे। अब ये हमारा ओरिजिन है, यहाँ पे हम एक लो पास फिल्टर लगा देंगे। इस लो पास फिल्टर की खूबी क्या होनी चाहिए कि इसकी जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है ओमेगा सी, ये इस ओमेगा एम से बड़ा होना चाहिए। ओमेगा सी शुड बी ग्रेटर देन ओमेगा एम, और लेस देन ये जो इस अगले सिग्नल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है इससे पहले होना चाहिए। तो ये अगले सिग्नल की स्टार्टिंग पॉइंट जो है ये ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम हमने डिस्कस किया था, तो उससे कम होना चाहिए। तो ये कंडीशन इसके लिए ज़रूरी है, तभी हम आइडियल लो पास फिल्टर से इसको रिकवर कर सकते हैं। और जो जब हम इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखेंगे तो एग्जैक्टली हमारे एक्स टी के बराबर होगा। अब इसके लिए जो हमारा सर्किट क्या बना कि हम जैसे पहले यहाँ तक तो हम देख चुके थे, एक्स टी है और यहाँ से हमारा वो ट्रेन पास ट्रेन है, यहाँ से हमारे आउटपुट एक्सपी आ गया, और अब हम लो पास फिल्टर एक लगा देंगे तो यहाँ से हम ओरिजिनल सिग्नल को रिकवर कर पाएंगे। अच्छा, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसको एक नाम दिया गया है, एक साइंटिस्ट ने इस चीज़ को इन्वेंट किया कि अगर आपकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 2m से ज़्यादा हो, 2m या उससे ज़्यादा हो, तब आप सिग्नल को रिकवर कर सकेंगे। तो ये जो 2 ओमेगा एम है इसको नाइक्वेस्ट रेट कहा जाता है, और ये जो साइंसदान है हैरी नाइक्वेस्ट, उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया था, तो इसलिए उनके नाम के साथ ये जोड़ा जाता है इसको।
उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। मुझे अपने फीडबैक से आगाह कीजिए। शुक्रिया।